यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, ठीक है, तो अब डिस्पर्जन किसे बोला जाता है? तो दो फिनोमेना हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला फिनोमेना कहलाता है डिविएशन और दूसरा कहलाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसे बोला जाएगा? तो लाइट अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है तो इस फिनोमेना को आप बोलते हो क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट अगर ट्रेवल कर रही थी और बीच में वो किसी मीडियम को पार करके गई और देखा गया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गई, तो इस फिनोमेना को हम क्या कह देंगे? डिस्पर्जन कह देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं डिस्पर्जन एक स्लैब से। मान लो कि आपके पास एक स्लैब है, ग्लास की स्लैब। अगर थोड़ा बहुत पहले का याद हो तो हमने पढ़ा था कि ग्लास स्लैब अगर इस तरह से दी हुई है और दोनों तरफ मीडियम जो है वो सेम है, तो जितने एंगल पर लाइट आके गिरती है थीटा, अगर मैं सिंगल मोनोक्रोमेटिक की बात करूं, मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही वेवलेंथ है, तो इस तरह का डायग्राम हम बनाते थे कि अगर वो थीटा एंगल पे आके गिरी है तो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग आता था, उसी एंगल पर फिर गिरती थी और बाहर जब निकलती थी तो भी कितने एंगल पर निकलती थी? थीटा ही एंगल पर निकलती थी। यानी कि स्लैब के ऊपर अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते थे तो डिविएशन उस केस में कितना आता था? डिविएशन उस केस में कितना आता था? जीरो। और हमने देखा था कि एक लैटरल शिफ्ट आती है, ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट की थी, लैटरल शिफ्ट आती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि अगर इसी स्लैब के ऊपर हम क्या डालें? व्हाइट लाइट डालें तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि यही स्लैब है हमारे पास और आपने उसके ऊपर व्हाइट लाइट गिराई है, तो इसमें जितने भी कलर्स हैं उन सभी के लिए ये वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन जब वो स्लैब के अंदर ट्रेवल करेंगी तो ये जो एंगल होगा आर, वो सभी के लिए अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? क्योंकि अगर आप स्नेल्स लॉ लगा दो, यहाँ पे मीडियम इसे मैं म्यू वन बोल देता हूँ, इसे मीडियम अगर मैं म्यू टू बोल दूं, तो म्यू वन साइन आई, हमें स्नेल्स लॉ पता है, ये होना चाहिए म्यू टू साइन आर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि इस मीडियम के लिए सबके लिए म्यू टू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और सबका अगर म्यू टू अलग अलग होगा तो हम देख सकते हैं कि साइन आर की जो वैल्यू है, बेसिकली साइन आर है म्यू वन साइन आई अपॉन म्यू टू, ये भी क्या आ जाएगी? अलग अलग आ जाएगी। ये तो सबके लिए सेम है, लेकिन ये चीज सबके लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सबके लिए क्या आने वाला है? अलग आने वाला है। ऐसा होने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वॉयलेट का। और सबसे छोटा किसका होगा? रेड का। अगर सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का है तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डिविएशन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका हो जाना चाहिए? रेड कलर का। समझ आ रहा है? ठीक है ना। म्यू सबसे छोटा किसका है? म्यू अगर हम बोले सबसे छोटा किसका? रेड कलर का। तो सबसे ज्यादा आर भी किसका आ जाना चाहिए? रेड कलर का। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि सारे कलर्स का अलग अलग आर हमें मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्हाइट लाइट अब ब्रेक हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इस तरह से, क्योंकि सभी कलर्स के लिए अलग अलग क्या आने वाला है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं? डिस्पर्जन। लेकिन अगर आप देखो तो वो सभी के सभी कलर्स वापस से उसी आर एंगल पे इस सरफेस पे गिरेंगे, और जब वो एग्जिट होंगे तो उसी एंगल थीटा पे या फिर आई पे जिस पे इंसिडेंट हुए थे उसी पर एग्जिट होंगे। तो क्योंकि आने वाला एंगल तो क्या है? जाने वाले एंगल के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कलर का रास्ता डिविएट तो नहीं हुआ, लेकिन कलर पहले एक लाइन में आ रहा था, बेसिकली लाइट पहले एक लाइन के फॉर्म में आ रही थी और अब वो इस थिकनेस के अंदर स्प्रेड होके जा रही है, यानी कि उसका क्या हो गया? डिस्पर्जन हो गया। तो याद क्या रखना है कि अगर आपके पास एक ग्लास की स्लैब है और उस पर आपने व्हाइट लाइट को गिराया है तो उसका डिविएशन तो नहीं होता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि डिविएशन कितना हुआ होगा तो उसकी वैल्यू तो क्या आती है? जीरो आती है, पर डिस्पर्जन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, कलर्स अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाती है व्हाइट लाइट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे एक टर्म है जिसे बोला गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल, तो याद रखना है डिस्पर्सिव पावर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उस मटेरियल की आप स्लैब बनाओ, उस मटेरियल का आप लेंस बनाओ, उस मटेरियल का कुछ भी बनाओ, उनकी डिस्पर्सिव पावर क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
ठीक है ना। तो डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन किस तरह से किया गया है, डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन किया गया है, इट इज द रिलेटिव डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स मीन पाथ एज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओमेगा से हम डिफाइन करते हैं डिस्पर्सिव पावर को। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो हो जाता है डी थीटा अपॉन थीटा, या फिर मैं इसे बोलूं डी डेल्टा अपॉन डेल्टा। डेल्टा जहां पे क्या है, मीन डिविएशन। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। बेसिकली हमें पता है कि जितने भी कलर्स हैं इन सभी का डेल्टा अलग अलग आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि सबका डेल्टा अलग अलग आने वाला है, क्योंकि सबका आर जो है वो क्या होता है, अलग होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इन सभी के डिविएशन का एवरेज जो हम लेंगे उसे बोला जाएगा मीन डिविएशन, और ये कहलाता है चेंज इन डिविएशन। बेसिकली ये बता रहे हैं कि रेंज कितनी है डिविएशन की, क्योंकि हमें पता है एक्सट्रीम्स पे कलर कौन कौन से हैं, वॉयलेट और रेड। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन द डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। तो इससे हमने डिफाइन किया है किसे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल को, ठीक है ना। अब अगर थिन प्रिज्म की बात की जाए, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कैसा प्रिज्म था, जिसका ए एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो। पर अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें, थिन प्रिज्म के लिए हम बोलेंगे ए क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ए अगर स्मॉल है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि लाइट जब गिरेगी तो उसके ऊपर लगभग कैसी गिरने वाली है, सरफेस से परपेंडिकुलर ही गिरने वाली है, क्योंकि ए बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना। इस तरह से लाइट अगर गिरती है तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, लाइट जानी इस तरह से चाहिए थी, और थिन प्रिज्म से पास होने के बाद अगर वो इस तरह से जा रही है फाइनली, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिविएशन। तो थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला आ जाता है ए इंटू म्यू माइनस। तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि डिविएशन बेसिकली फंक्शन है किसका, म्यू का। तो डिविएशन को मैं कह सकता हूँ फंक्शन ऑफ म्यू, और म्यू इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डिविएशन इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, यानी अलग अलग कलर्स का अलग अलग लैम्डा होगा, अलग अलग कलर्स का अलग अलग लैम्डा है इसलिए उनका अलग अलग म्यू होगा, और अलग अलग कलर्स का अलग अलग म्यू होगा इसलिए उनका अलग अलग डेल्टा होगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कलर के लिए यूज कर सकते हैं जब हमें उसका म्यू पता हो, क्योंकि हर कलर के लिए किसी भी प्रिज्म का म्यू भी क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है, ठीक है ना। यहीं से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, ये बेसिकली डिविएशन का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ए इंटू डी म्यू, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिफरेंस इन डिविएशन, डिफरेंस इन डिविएशन, ठीक है ना। और ये क्या बता रहा है, बेसिकली आपको ये बता रहा है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो किस कलर की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जो एक्सट्रीम पे कलर दिए हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है डी डेल्टा, ये बेसिकली है डेल्टा ऑफ वायलेट माइनस डेल्टा ऑफ रेड। सिमिलरली जो डी म्यू लिखा हुआ है ये है म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, मॉड लगा लो जो भी पढ़ा छोटा उस हिसाब से। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ए की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इस इक्वेशन से उठा के, ए है डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन, यहाँ से हमें मिल जाता है डी डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन इंटू डी म्यू, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप डिस्पर्सिव पावर भी डिफाइन कर सकते हो। डिस्पर्सिव पावर हमने बोला था बेसिकली क्या होगा, डी थीटा या डी डेल्टा कुछ भी बोल दो अपॉन डेल्टा या फिर थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस वन, याद रखना है। तो ये म्यू कौन सा वाला है, ये है मीन या फिर एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। आगे दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला निकालेंगे, वहां से ज्यादा क्लियर समझ आएगा थोड़ा सा। जैसे आगे देखो, एंगुलर डिस्पर्जन किसे बोला जाएगा, तो मान लो कि ये आपका प्रिज्म है और इस तरह से लाइट आके गिरी है, ठीक है ना, आई एंगल पे ए मान लेते हैं। तो कलर स्प्रेड हुए होंगे, यहाँ पे क्या मान लो रेड कलर, और यहाँ तक क्या है मान लो वॉयलेट कलर, सारे कलर्स इनके बीच में आने वाले हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है
ये एंगल मतलब क्या हुआ, लाइट को जाना इस तरह से चाहिए था, ठीक है ना। वॉयलेट कलर कितना बेंड हो गया, अगर मैं बोलूँ डिविएशन इन वॉयलेट कलर किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये होगा डेल्टा वी, यानी कि डिविएशन इन वॉयलेट कलर। सिमिलरली इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा आर, यानी कि डिविएशन इन रेड कलर। तो एक टर्म डिफाइन की गई थीटा, जिसे बोला गया एंगुलर डिस्पर्जन, जो कि बेसिकली हमें क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन द डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, ठीक है ना। तो थीटा को आप डिफाइन कर सकते हो, ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा, और इसे बोला जाएगा क्या, एंगुलर डिविएशन या एंगुलर डिस्पर्जन, कुछ भी कह सकते हो। डेल्टा का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, डेल्टा वी ये क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस डेल्टा आर क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। यहाँ से हमें थीटा का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिकली आपको ये समझ आया कि एंगुलर डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है, वो होता है एंगल बिटवीन द डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। तो किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया हो तो ये फॉर्मूला याद रखना। सिमिलरली अगर मीन डिविएशन की बात की जाए, डेल्टा मीन, ठीक है ना, तो मीन कलर कौन सा वाला चुना जाएगा, हमारे पास ये कलर्स हैं, एक्सट्रीम पे वॉयलेट है और रेड है, तो इनका डिविएशन जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको म्यू दिया हो तो। उस क्वेश्चन में अगर हमें मीन डिविएशन निकालने की जरूरत पड़े तो हमें याद रखना है कि मीन डिविएशन आप निकालते हो किसका, फॉर येलो कलर। तो डेल्टा मीन बेसिकली होता है डेल्टा ऑफ येलो कलर, यानी म्यू वाई, म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए, ठीक है ना। और हम डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला देख ही चुके हैं, ठीक है ना। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं, डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी, ओमेगा, याद रखना है फॉर्मूला, ये हो जाता है एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डिविएशन, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डिविएशन। ये पीडीएफ में मैंने गलत लिख दिया, करेक्ट कर दें, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डिविएशन, यानी हम कह सकते हैं थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ वाई। पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, थीटा हम निकाल चुके थे, थीटा में मिल चुका है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन, ये हमें मिल चुका है म्यू वाई माइनस वन। यहाँ से आपको मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो अगर आप देखो भी डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले में तो एक ही टर्म नहीं आ रही है, ये बेसिकली हमें ये बता रहा था कि ये प्रिज्म है, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो या स्लैब हो या कोई भी शेप दिया हो उस मटेरियल का, सबकी डिस्पर्सिव पावर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और उसका फॉर्मूला क्या है, वो है उस मटेरियल के लिए म्यू वी माइनस उस मटेरियल के लिए म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस। अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम याद रखेंगे कि येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है रेड कलर और वॉयलेट कलर का एवरेज, ठीक है। दिया हो तो आप डायरेक्टली यूज कर लो, और नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो उनका एवरेज निकाल के, येलो और रेड कलर का, ठीक है ना। तो मेन जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बस ये हैं। आपको एक थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, और याद रखना उसे क्या बोला जाता है, उसे बोल दिया जाता है एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है ना। और दूसरा आपको याद रखना है ओमेगा का फॉर्मूला, जिसे बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, ठीक। डिविएशन का फॉर्मूला तो हमें याद रखते हैं, डेल्टा बराबर छोटा सा फॉर्मूला है म्यू माइनस वन इंटू ए। अब इसी पे बेस्ड जो चीजें हमें पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं जिनका दो अलग अलग पर्पस है। पहला आप बोल सकते हो एक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा जाता है क्रोमेटिज्म क्या होता है बेसिकली, ठीक है। पर अभी तो आप ऐसा मान लो कि
बेसिकली अगर किसी मटेरियल में व्हाइट लाइट गिर रही है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। तो अगर उस ऑब्जेक्ट से आप किसी चीज को देखने की कोशिश करोगे तो आपको 7 रंग अलग अलग दिखेंगे, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कोई कॉम्बिनेशन प्रिज्म का हम यूज करें जिससे कि क्या हो, डिस्पर्जन ना हो, यानी कि लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है उसमें 2 प्रिज्म हम यूज करते हैं, थिन प्रिज्म है, और इनको बहुत ही पास पास रखा गया है। एक का एंगल ए मान लो, एक का ए डैश मान लो, ठीक है ना। दोनों के लिए वो सब तो अलग ही होने वाला है, इसके लिए म्यू वी और म्यू आर बोल देता हूँ मैं, इसके लिए म्यू वी डैश म्यू आर डैश बोल देता हूँ। मान लो कि लाइट यहाँ से गिरी है, आपको चाहिए क्या कि लाइट अपने कलर्स में ब्रेक ना हो। लाइट जब इस तरह से इस प्रिज्म को क्रॉस करके जाएगी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो ही चुकी होगी, क्योंकि सबका डेल्टा क्या होगा, अलग अलग होगा। आप ऐसा देख सकते हो सब अलग अलग कलर्स में, बेसिकली सारे कलर्स अलग अलग गए होंगे। लेकिन क्योंकि इस प्रिज्म को कैसा रखा गया है, उल्टा, तो इस प्रिज्म का डिविएशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रिज्म का डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि ये वाला जो प्रिज्म है लेफ्ट साइड में, वो हर कलर को इस तरह से घुमा रहा है, ठीक है ना, और हर कलर को अलग अलग एंगल से घुमा रहा है, क्योंकि इसके लिए म्यू अलग अलग है। तो जितना ये हर कलर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, अगर ये वाला प्रिज्म उन सभी कलर्स को उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, तो बेसिकली सभी कलर्स जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अगर हमें कोई डिस्पर्जन नहीं करना है, बेसिकली लाइट डिस्पर्स नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि नो डिस्पर्जन के लिए इसका किया गया थीटा जो हो, एंगुलर डिस्पर्जन पहले प्रिज्म का, वो इक्वल हो जाना चाहिए दूसरे प्रिज्म के एंगुलर डिस्पर्जन के, क्योंकि इनका डिस्पर्जन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये प्रिज्म सीधा रखा हुआ है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्पर्स कर रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्पर्स कर रहा है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये इक्वल हो जाना चाहिए ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होनी चाहिए नो डिस्पर्जन के लिए। ये हम कह सकते हैं बेसिकली कंडीशन और नो डिस्पर्जन। अगर आप डिस्पर्जन नहीं करवाना चाहते, यानी कि व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ना ब्रेक हो, ठीक है ना। तो इस केस में अगर बोला जाए कि डिविएशन कितना हुआ होगा, आपने डिस्पर्जन 0 करवा दिया है पर डिविएशन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। डिविएशन क्या होगा, अगर इस वाले प्रिज्म ने डिविएशन किया है डेल्टा y1, तो इसने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन डिविएशन किया होगा डेल्टा y2, ठीक है ना। यानी कि a इंटू म्यू y1 माइनस 1 माइनस a डैश इंटू म्यू y2 माइनस 1। तो कुछ नया नहीं है इसमें, अगर वो फॉर्मूला हमें याद है और अगर उन्होंने बोला है कि फाइंड द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, तो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं, बेसिकली एक सीधा रखा है तो दूसरा उसका उल्टा रखा है, यहाँ से हम समझ जाएंगे कि उनका डिविएशन कैसा होगा, डिस्पर्जन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। तो अगर उनके डिस्पर्जन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर दें तो वही हो जाएगी कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन। और डिविएशन अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली डिविएशन भी इसने क्लॉकवाइज कराया, इसने एंटी क्लॉकवाइज कराया, तो नेट डिविएशन हो जाएगा उनके मीन डिविएशन का डिफरेंस, ठीक है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पिछले केस में हमने क्या कराया था, कोई डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या होता है कि लाइट का कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए, यानी वो जिस पाथ पे जा रही थी उसी पाथ पे चलती रहे। तो इसके लिए भी हम 2 प्रिज्म ले रहे हैं सिमिलर कंडीशन से, ये ए है, ये ए डैश है, वही दिया हुआ है, ये म्यू वी म्यू आर, ये म्यू वी डैश, ये म्यू आर डैश, ठीक है ना। तो अगर आपको नेट डिविएशन 0 करना है तो आप क्या कह सकते हो, डेल्टा y1 इक्वल हो जाना चाहिए डेल्टा y2, दोनों के मीन डिविएशन को इक्वल कर दो क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, ये इक्वल हो जाना चाहिए a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस, इसे कह देंगे इस बार कंडीशन ऑफ नो डिविएशन, क्योंकि हमने डिविएशन क्या कर दिया, 0। ठीक है, इस केस में क्या निकल सकता है, डिस्पर्जन निकल सकता है, कोई पूछ लेगा तो, क्योंकि आपने डिस्पर्जन तो 0 किया नहीं है, तो थीटा नेट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा।
यानी ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, 1 1 लिख देते हैं, माइनस ए1 ए2 अगर बोल दो तो, इंटू म्यू v2 माइनस म्यू r2। तो मेनली बस पूरे थ्योरी में जो फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको डिस्पर्जन का फॉर्मूला याद रखना है, एक डिविएशन का फॉर्मूला याद रखना है, फिर जो क्वेश्चन में बोला गया हो वो कर देना। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? तो ये था मेनली डिस्पर्जन। ठीक है ना। तो अब लेंस स्टार्ट कर देते हैं। लेंस बाकी रह गया था शायद, मिरर तो हो गया था। ठीक है, तो हेडिंग है थिन लेंसेज। थिक लेंसेज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। थिक लेंसेज हम कब पढ़ चुके हैं? जब हमने दो कर्व सरफेस पढ़े थे। ठीक है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो हेडिंग हमने पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, वो बेसिकली क्या था? थिक लेंस था। तो आप कोई भी दो सरफेस बना सकते हो अगर उनके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे, तो इन लेंस को क्या बोला जाता है? थिक लेंस बोला जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? थिन लेंस पढ़ना है, यानी कि इनके बीच का जो दूरी होना चाहिए, कर्व सरफेस के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, वो उनके साइज के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो ऐसे लेंसेज को क्या बोल देते हो? थिन लेंसेज बोल देते हो। तो थिन ट्रांसपेरेंट रीजन बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? थिन लेंस कहते हो। तो दो तरह से थिन लेंस बनाए जाते हैं, ये चीज समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि उनका नेचर कैसा होने वाला है, कन्वर्जिंग होने वाला है या फिर डाइवर्जिंग होने वाला है। ठीक, तो हम थिन लेंसेज को दो तरीके के कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो जाता है इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस, यानी कि आपने जब लेंस बनाया तो आपने दो मीडियम लिए या दो मटेरियल लिए, और जब लेंस को फॉर्म किया तो उनके सरफेसेस क्या कर रहे थे? इंटरसेक्ट कर रहे थे, जिनके इंटरसेक्शन की वजह से एक लेंस फॉर्म हुआ था। जैसे मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं, ठीक है ना, इस तरह से कुछ r1 रेडियस का, और एक दूसरा स्फीयर ले लेता हूं r2 रेडियस का। अगर ये इस तरह से हैं और इस रीजन को कट करके बाहर निकाल लिया जाए, तो जो लेंस फॉर्म होगा, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और क्योंकि इसकी दोनों साइड्स कैसी हैं? कॉन्वेक्स, तो इसे कह दिया जाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियसली ये जो रेडियस होगी ये होगी r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्योंकि इस साइड वाली है ये रेडियस होगी r2। तो अगर दोनों रेडियस अलग अलग हैं तो आप उसे कहते हो बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों रेडियस इक्वल हो जाए, r1 बराबर हो जाए r2, तो उसी को हम कह सकते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और क्या एग्जांपल हो सकता है? और हो सकता है कि एक स्फीयर था आपके पास और यहां से दूसरा मीडियम है इस तरह से, और ये दो सरफेसेस के इंटरेक्ट होने की वजह से इंटरसेक्शन के बीच वाले पोर्शन को काट के अगर आप बाहर निकाल लो तो आपको ये लेंस मिलेगा। ठीक है ना। ये लेंस भी नेचर में कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, और इसे आप कहते हो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक साइड तो प्लेन है और एक साइड कैसी है इसकी? कॉन्वेक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इस तरह से दो स्फीयर्स लिए जाएं, जिनका कुछ पोर्शन क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हूं। तो इस पोर्शन को अगर आप कट करके निकाल लेते हो इस तरह से, ठीक है, तो ये भी बिहेव कैसा करता है? कन्वर्जिंग बिहेव करता है, और इसे आप कहते हो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस पूरी चीज से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो तरह के लेंस हम पढ़ेंगे, कुछ को हम कहेंगे कन्वर्जिंग और कुछ को हम कहेंगे डाइवर्जिंग। ठीक है, अब उनका शेप तो कैसा भी हो सकता है, तो हमें जनरल सिंबल याद रखने चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग सरफेसेस से जो लेंस फॉर्म हो रहे हैं उन्हें आप कहने वाले हो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का जो सिंबल होगा, आप ये याद रखो, कन्वर्जिंग लेंस का जो सिंबल होता है वो हो जाता है ये। ठीक है ना, ये हो जाता है सिंबल किसका? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग होने का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर आप रेज गिराते हो इधर से ला के इस तरह से, तो रेज को क्या करेगा? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा।
तो अभी तक समझे क्या हम कि बेसिकली अगर दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से कोई लेंस फॉर्म हुआ है तो वो कैसा बिहेव करता है, कन्वर्जिंग बिहेव करता है। कोई भी कन्वर्जिंग किसी भी शेप का हो सकता है, दिख रहा है हमें अलग अलग शेप्स फॉर्म हो सकते हैं, और उसका जनरल सिंबल जो बुक्स में आपको दिख जाएगा या कहीं पर भी हम यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं। ये सिंबल बता देता है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग होने का मतलब यह है कि रेज अगर उसके ऊपर आप गिराते हो तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होंगी, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा हमेशा लेंस, तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। एक चीज और याद रखनी है कि तभी कन्वर्जिंग बिहेव कर सकता है व्हेन म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग सरफेसेस से जो भी लेंस फॉर्म हुए हैं वो कन्वर्जिंग कब बिहेव करेंगे, जब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आई बात। सिमिलरली दूसरा तरीका, अगर आप नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस से लेंस बनाओ तो, यानी कि इस बार हम उनका मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं पर उनको लेंस की बाउंड्री की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग। जैसे अगर आप देखो एक स्फीयर यहाँ रखा हुआ है और दूसरा स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, और इनको बाउंड्रीज की तरह ट्रीट करते हुए इस मीडियम को अगर एक लेंस बनाया जाए, तो क्योंकि यहाँ पे आपने जो मटेरियल था उसका इंटरसेक्शन नहीं किया है, तो जो लेंस फॉर्म हुआ है उसे हम नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये जो कुछ इस तरह का फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक हमारे पास स्फीयर हो और इस तरह से प्लेन सरफेस हो और इसके बीच वाले मीडियम को लेंस की तरह ट्रीट किया जाए, यानी लाइट रे जब इस मीडियम से पार कर रही होगी तो ये एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा और ये लेंस भी कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है। इसे हम नाम देते हैं क्या, बाय कॉनकेव लेंस। क्यों इसे नाम दिया गया बाय कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसके दोनों साइड जो सरफेस है वो कैसी है, कॉनकेव है। सिमिलरली ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। और दूसरा हम ले सकते हैं कि एक स्फीयर ये है हमारे पास, दूसरा ये बीच का रीजन, ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये अगर लेंस की तरह बिहेव करे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये भी कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। तो जनरली याद क्या रखना है कि कोई भी डाइवर्जिंग लेंस होगा उसे जनरल सिंबल जो यूज किया जाएगा उसके लिए वो क्या यूज किया जाएगा, ये वाला। और इसका मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर आप रेज गिराते हो तो वो रेज हमेशा क्या हो रही होंगी, डाइवर्ज हो रही होंगी, यानी कि फैल रही होंगी उस मिरर, उस लेंस को क्रॉस करने के बाद। ठीक है ना। ऑब्वियसली कब वैलिड है, डाइवर्जिंग इस तरह से बिहेव करेंगे, ये जो लेंसेज हमने बनाए हैं ये सभी डाइवर्जिंग होंगे इफ म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग। यानी कि इंटरसेक्टेड पार्ट से अगर आप लेंस बनाते हो तो कन्वर्जिंग बिहेव तभी करेगा जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। सिमिलरली नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस से जो लेंस आप बनाते हो वो डाइवर्जिंग तभी बिहेव करेगा जब उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। अगर कम हो जाए तो क्या होगा, अगर कम हो जाए तो इनका नेचर रिवर्स हो जाता है, यानी डाइवर्जिंग हो जाता है कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग हो जाता है डाइवर्जिंग। ठीक है। तो ये तो थी किस तरह से लेंस बनते हैं, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन चीज यहाँ पे आ जाते हैं हम कि इसकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाए। तो जैसे मिरर में एक फोकस हुआ करता था, इसे हम फोकस बोलते थे कि अगर पैरेक्शियल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से तो वो ऑप्टिकल एक्सिस पे एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जिसे हम नाम देते हैं फोकस। ठीक, मिरर में हम ये पढ़ चुके थे कि अगर आप पैरेक्शियल रेज इन्फिनिटी से लेके आते हो, उन्हें मिरर के ऊपर गिराते हो, तो वो ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे मीट करती हैं, जिसे हम नाम देते हैं फोकस। वैसे ही कुछ लेंस में भी होने वाला है, लेकिन लेंस में दो तरह के फोकस होते हैं। ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन से फोकस को नाम कैसे दिया गया है फोकस को। जैसे मैं अगर बाय कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं, मान लो कि हमारे पास एक लेंस है बाय कॉन्वेक्स, यानी कि उसकी दोनों साइड कैसी है, कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो दो फोकस को इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक को नाम दिया गया है प्राइमरी फोकस। ठीक है। प्राइमरी फोकस किसे बोला जा रहा है, प्राइमरी फोकस आप बोल सकते हो, अगर आप पीडीएफ में देखो यहाँ पे, ये मैंने नीचे लिखा है थोड़ा। ठीक है। प्राइमरी फोकस बोला गया है कि अगर ऑप्टिकल एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां मैं अगर ऑब्जेक्ट को रखता हूं
और उससे जो रेज लेंस के ऊपर गिरे और वो रेज कैसी हो जाएं ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, तो उसे हम बोल देंगे प्राइमरी फोकस। यानी बेसिकली प्राइमरी फोकस ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर बनती है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी फोकस। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से f, उसे आप बोल देते हो फोकल लेंथ। ठीक है, तो और दूसरे किस तरह का फोकस बताया गया? दूसरा फोकस बताया गया है कि अगर कोई रे इंफिनिटी से चल के एक लेंस के ऊपर गिरे, यानी कि कोई रे इंफिनिटी से आ रही थी और वो आके किसी लेंस पे अगर गिरती है, तो वो सारी रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, उसे आप नाम दे देते हो सेकेंडरी फोकस। ठीक है, उसकी भी डिस्टेंस पोल से जो होगी उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। यानी कि लेंस के दो साइड पे दो फोकस बता दिए गए, दोनों हैं एक ही चीज, पर बस नाम अलग अलग रख दिया गया है। प्राइमरी फोकस किससे बोला जाएगा? प्राइमरी फोकस उस फोकस को बोला जाएगा जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी इमेज कहां बने, इंफिनिटी पे बने। सिमिलरली सेकेंडरी फोकस किसे बोला जाएगा? सेकेंडरी फोकस बोला जाएगा इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसे आप बोल दोगे सेकेंडरी फोकस। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये इंटरचेंजेबल है। अगर आप लाइट इस तरफ से गिरा रहे होते तो ये वाला फोकस क्या हो जाता, सेकेंडरी फोकस हो जाता। बेसिकली हमें याद रखना है कि अगर रेज से हमने फोकस फाइंड किया है तो उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी फोकस, और ऑब्जेक्ट रखी और उसकी इमेज बन गई इंफिनिटी पे तो उसे हम बोल देंगे प्राइमरी फोकस। नाम है बस। ठीक है ना, हमें मतलब किससे? हमें मतलब है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने से। तो फोकल लेंथ के लिए हम यूज कर लेते हैं, अब इसका डेरिवेशन भी है पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ठीक है, सीधे आप याद रखो कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आपके पास कॉपी और पेन हो तो उसमें लिख लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये। किसे बोला जा रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f, यानी कि ये है हमारी फोकल लेंथ, इज म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव क्या हो गया? म्यू रिलेटिव हो गया म्यू ऑफ लेंस, लेंस जिस मटेरियल का बना है, अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, जिस मीडियम में वो रखा गया है। R1 क्या है? तो R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस वेयर लाइट रे इज इंसिडेंट, फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? R2 सिमिलरली क्या हो गया? लाइट रे इज इंसिडेंट सेकेंड। तो किसे फर्स्ट बोला जाएगा, किसे सेकंड बोला जाएगा? तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि लेंस दिया रहेगा तो उसकी फोकल लेंथ तो फिक्स है। अब मान लो कि इस तरह से लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, इसे मैं बोल देता हूं R1 और इसे मैं बोल देता हूं R2। ठीक है ना, तो कब मैं इसे R1 बोल सकता हूं? अगर लाइट रे इस तरह से आई हो और पहले इस सरफेस पे टकराई हो, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सरफेस, और दोबारा क्योंकि वो टकराएंगी किस पे? इस सरफेस पे, तो ये हो जाएगा सेकंड सरफेस। सिमिलरली अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि एक रेडियस है मान लो 3r और एक रेडियस है 4r, मैं पूछूं R1 कौन सा होगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो कोई सा भी R1 हो सकता है। अगर आप लाइट रे इधर से गिरती हुई मानते हो तो आपका R1 क्या हो गया? अगर लाइट रे आपने इधर से गिरती हुई मानी है तो R1 आपका हो गया 3r और R2 आपका हो गया 4r। लेकिन किसी ने अगर लाइट रेज ऐसे गिरती हुई मानी है लेंस के ऊपर, तो उसके लिए R1 हो गया क्या? 4r, और R2 हो गया क्या? 3r। तो फिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो सभी चीजों को हम किस में रखते हैं? साइन के साथ रखते हैं। एक चीज हमें वहां पे पता थी कि मिरर के अंदर भी, कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मूव कर रही होती है वो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हम ये चीज मान के चलते थे कि जिस भी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मूव कर रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, पोल से अगर देखा जाए तो। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होती है, पोल से देखने पर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मूव कर रही है वो डायरेक्शन क्या हो जाती है? पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन उसके बेसिस पर आप फोकल लेंथ का साइन कैलकुलेट नहीं करते। फोकल लेंथ का साइन जो इस फॉर्मूले से आएगा वही हमें मानना पड़ेगा। लेकिन R1 और R2 की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, वो डिपेंड कर जाएगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। मैंने जो बोला मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये म्यू है और साइड में एयर है। ठीक है,
ये रेडियस मैं मान लेता हूँ r है और ये रेडियस मान लेता हूँ मैं 4r है, और मुझे इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिखूंगा 1/f, फॉर्मूला है हमारे पास म्यू माइनस 1। अब 1/r1, मैं r1 किसे लिखूं, तो हमारी इच्छा है, मैं मान लेता हूँ लाइट आई है इस तरफ से और इसके ऊपर गिरी है, तो फर्स्ट सरफेस कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ठीक है ना। तो लाइट क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, यानी कि पोल से राइट साइड वाली चीजें क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। इस सरफेस का सेंटर किस तरफ लाई करेगा, ये एक सर्कल का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर जो होगा ऑब्वियसली वो कहां लाई करेगा, राइट साइड में लाई करेगा, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो इसे मैं प्लस साइन के साथ रख दूंगा 1/r माइनस 1/। अब मुझे r2 का साइन देखना है, तो ये है आपका r2। तो इस सरफेस का जो सेंटर लाई करेगा वो ऑब्वियसली किधर लाई करेगा, पीछे की तरफ लाई करेगा, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप नेगेटिव साइन के साथ रखोगे तो -4, और इससे जो भी फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, आप उस तरफ से भी लाइट गिराते हैं तब भी आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आता है। आप किसी भी डायरेक्शन से लाइट गिरती हुई मान सकते हो। जिनका आंसर आ जाए तो चैट में लिख देना। अप्रिल ने आंसर दिया है 60। और यश का आंसर है 12। फर्स्ट का ही देना है पहले आंसर, क्या आ रहा है फर्स्ट का बताओ। ट्वेल्व। सबका ही 12 आ रहा है, मैं भी कर देता हूँ पहला वाला, ठीक है ना। तो म्यू दिया गया है इसका 2 सराउंडिंग का, और लेंस का दिया गया है 4, ये आपका 20 और ये है 30। लाइट गिरती हुई मान लेता हूं मैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये हो गया आपका R1 जो कि पॉजिटिव होगा, और R2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 1/f ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, म्यू ऑफ लेंस सॉरी 4 अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग 2 माइनस 1 1/R1, ये पॉजिटिव है क्योंकि इधर आएगा सेंटर, 1/20 माइनस 1 ये नेगेटिव है -30, ठीक है ना। यहाँ से फोकल लेंथ क्या मिल जाएगी हमें, ये फोकल लेंथ आ गई आपके पास 60 नहीं, हाँ 12। फोकल लेंथ कैसी आई हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे कि अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है उसका मतलब कि आपका लेंस कैसा बिहेव करेगा, वो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, यानी लाइट रेज को वो एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। और एफ अगर नेगेटिव आता है आपका तो लेंस कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, रीजन है इसका सिंपल सा, वो ये है कि मान लो कि आपका ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है ना, और फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर रेज उसके ऊपर गिरती हैं, पैरेक्सियल रेज से ले लेते हैं, अगर रेज उसके ऊपर गिरती है इन्फिनिटी से आके तो वो एक असली पॉइंट पे मिलेंगी यहाँ आगे। तो ऐसा कब संभव है, जब वो कन्वर्ज हो, ऑब्वियसली। अगर
इन्फिनिटी से आप रेज लेके आते हो और फोकल लेंथ आपकी आ जाती है नेगेटिव, यानी कि वो पीछे वाले फोकस पे मीट करने चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? रेज अगर टकराएंगी तो लेंस को पार करके तो आगे ही जाना चाहती है। उस केस में क्या होता होगा? कुछ इस तरह का होता होगा ये, ठीक है ना। तो वो कैसा बिहेव करता है? डाइवर्जिंग बिहेव करता है। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग हुआ, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो डाइवर्जिंग होगा। जल्दी सेकंड वाले का आंसर बताओ। फॉर्मूले में पुट करना है बस। बीस, सभी का ही 20 आ रहा है। बाकी लोग जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो पता नहीं क्या करना है। लिख दो, इसमें शर्माने क्या होता लिखने में। तो म्यू 4 है इसका, सराउंडिंग का म्यू जो है 1 है, ये आपका 60 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है। लाइट कहीं से भी गिरा सकते हो, पिछली बार लेफ्ट से गिराई थी, इस बार राइट से गिराती हुई मान लेते हैं, इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो 1/f म्यू रिलेटिव ये हो गया 4/1 माइनस 1 1/r1। पहला सरफेस ये है, डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी है? लाइट मैंने गिरती हुई मानी है इस तरफ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? यही वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। तो इसका सेंटर तो कहाँ आएगा? इस तरफ, यानी ये तो नेगेटिव हो गया। कितना दिया हुआ है? 60 माइनस 1/r2। इसका सेंटर भी किधर आएगा? इस तरफ, तो ये भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये आपको मिल गया 3 इंटू 1/30 माइनस 1/60। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल गई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, यानी कि लेंस कैसा है आपका? कन्वर्जिंग। सिमिलरली तीसरा निकाल सकते हो। फटाफट टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से निकाल दो। 0 आ रहा है, कौन है भाई ये? हाँ, किसी ने कुछ डाउट पूछा है, तो डाउट है पूरी लेंस सिस्टम को कोई भी मीडियम में डाल देंगे तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो म्यू सराउंडिंग बदलोगे अगर आप, जैसे नीचे 1 था कुछ और होता तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाता। थर्ड का आंसर -15 आ चुका है और 15 आ चुका है, फिर -15 आ चुका है। तो मैं एक बार थर्ड बता देता हूँ, जिनको अभी तक हवा नहीं लगी है कि क्या हो रहा है वो लोग देख लो एक बार। तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर इससे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा भी पढ़ा है जीवन में तो समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर, और सॉरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है 30 सेंटीमीटर। इसका म्यू दिया गया है 2 और इसका म्यू दिया गया है 1। अब लाइट रे किधर भी से भी गिरती हुई हम मान सकते हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट मानना चाहिए, लेफ्ट से राइट मानना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं लेफ्ट से राइट मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने मान ली लाइट रे की गिरने की। अगर ये डायरेक्शन मैंने इस तरह से गिरती हुई मानी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f बराबर म्यू रिलेटिव, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/R1। R1 ये है, इसका साइन देखना है मुझे। ये क्योंकि कर्व्ड ऐसे है तो इसका सेंटर कहाँ आ रहा होगा? इसका सेंटर ऑब्वियसली इस तरफ कहीं आ रहा होगा। तो क्या ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या उसको उल्टा जाना पड़ेगा? पता लगा कि उसको उल्टा जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन, यानी -1/30 -1/R2 का साइन देखते हैं। R2 इस तरह से कर्व्ड है तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। हमें जाना भी किधर है? इस तरफ। तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो एज इट इज रख दो। कितना दिया है? 30 ही दिया है, ठीक है ना। कितना आ गया यहाँ से? यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? देख सकते हो आप कितनी आ गई है? -15 सेंटीमीटर। -15 का मतलब हुआ ये कैसा है? डाइवर्जिंग है।
हाँ, तो आप यस तुम बोल रहे हो कि सम नंबर 2 देखने से नॉन इंटरसेक्टिंग लग रहा है। वो देखने से लग रहा है क्योंकि मैंने डायग्राम वैसा बना दिया होगा, वो मेरी गलती, पर वो केस ये वाला होगा, इसका मतलब ये वाला, ठीक है ना, इस तरह का। जो आ रहा है वो आ रहा है, उतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर कोई डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि इंटरसेक्टिंग सरफेस रैंडम कुछ भी दे दे आपको और पूछे कि इससे डाइवर्जिंग बनेगा या कन्वर्जिंग बनेगा, तो आप डायरेक्टली बता सको, ठीक है ना। मेन तो यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है वो आएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया टू सिमेट्रिक इक्वी कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी हैव सेम फोकल लेंथ बट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफर्स, आर ए बराबर 0.9 आर बी। म्यू ए दिया हुआ है, आपको म्यू बी बताना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। दो लेंस है आपके पास, दोनों इक्वी कॉन्वेक्स थे, ए बी, यानी कि ये आर ए है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ये भी आर ए होगा, ये आर बी है तो ये भी क्या होगा, आर बी होगा। दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, ये बोला गया है, और दोनों की रेडियस में एक रिलेशन दी गई है कि आर ए इज इक्वल टू 0.9 आर बी, और आपको म्यू ए गिवन है वो है 1.63, आपको बताना है म्यू बी। बताओ क्या आएगा। 1.7 आंसर आया रेडमी 7A का, सही है, आंसर 1.7 ही आएगा। लिख देते हैं फॉर्मूला, दोनों का फोकल लेंथ इक्वल करना है, यानी इसका 1/f1 बराबर इसका 1/f1 होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा म्यू रिलेटिव -1, यानी कि म्यू ए -1, 1 बाय, इधर से लाइट गिरती हुई मान लेता हूं मैं, तो ये तो कैसा हो गया पॉजिटिव, तो 1/RA -1 बाय, ये कैसा हो गया नेगेटिव -RA। ये इक्वल हो जाना चाहिए म्यू बी -1, 1/RB -1/-RB, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा, ये दिया हुआ है हमें 1.63 -1 इंटू 2/RA इक्वल होना चाहिए म्यू बी -1 इंटू 2/RB। आरबी को भी आर ए के टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा म्यू बी -1 इंटू 2/RB को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए बाय 0.9, ठीक है ना। यहां से आपको मिल गया कितना 0.63 इक्वल हो जाना चाहिए म्यू बी -1 इंटू 0.9, यहाँ से म्यू बी आ जाएगा 1.7, जिनका हो गया अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, biconvex lens has focal length of 50 centimeter and radius of curvature of one surface is double that of the other. Find radius of curvature if mu is 2। तो ये सभी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नीट के हिसाब से काफी सही है, फटाफट आंसर दो। फिर से बाइकॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दी हुई है, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे से डबल है, लेंस दिया हुआ है, लेंस का म्यू दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने हैं क्या क्या है। तो एक को आर मान लो, एक को 2R मान लो।
75 एंड 150, ठीक है, यश का आंसर है। और तो 1/f बराबर म्यू रिलेटिव, ठीक है ना, जो कि हो गया 2 - 1 1/r -1/-2r, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करके हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 75 सेंटीमीटर। यानी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 75 है, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली 2r है, हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो ऐसे साधारण सवाल आ सकते हैं किसके ऊपर, लेंस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैसे ही क्या आ जाता है, लेंस फॉर्मूला आ जाता है। अंतर बस क्या है, मिरर फॉर्मूला आया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर आ जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो देख सकते हो आप, पर कर्व सरफेस में पढ़ चुके हो इसलिए समझ आना चाहिए। क्या कि मान लो कि ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी है, ये डिस्टेंस कहलाएगा u, और इमेज अगर यहाँ बनती है तो ये डिस्टेंस कहलाएगी v, ठीक है। u अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। u अगर आपका पॉजिटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, ठीक है ना। ये तो मिरर में भी सेम होता था। v अगर आपका पॉजिटिव है, तो फिर इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल। v अगर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये सारी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और ये सारी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। यहाँ की जो भी चीजें वो सब नेगेटिव, यहाँ की जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव। तो अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और v आपका यानी इमेज की लोकेशन कैसी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो बताओ इमेज को रियल बोलेंगे या वर्चुअल बोलेंगे। अरे बोलो, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे, ठीक है। क्यों रियल बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रेज क्रॉस करके लेंस को किधर जा रही होंगी, राइट साइड में जा रही होंगी। ऐसे ही कर्व सरफेस में भी होता था, हालांकि मिरर में क्या होता था, इसका उल्टा होता था। सिमिलरली v अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, ठीक है ना। बस इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या करना है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में जो हमें मिला था, उससे यहाँ पे अंतर बस ये हो जाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे मिला था -v/u, यहाँ पे हो जाता है v/u, ये अंतर हो जाएगा। इसे बोला जाएगा लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमने भी वहां पे कैलकुलेट किया था। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ में। तो मान लो ये आपका मिरर है, उसकी एक्सिस पे बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसे कि 1 मिलीमीटर की, और ये कुछ डिस्टेंस है u, उसकी इमेज कुछ फॉर्म हो रही है किसी डिस्टेंस v पे, फोकल लेंथ है f, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताना होता है। तो इसके लिए हमने डिफरेंशिएट किया था मिरर फॉर्मूला को, अगर आप याद करो, तो यहाँ पे हम किसे कर देंगे, लेंस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर देंगे। 1/f बराबर क्या है, 1/v माइनस 1/u। मैंने यहाँ पे x और y ले लिया है, बस ये अगर x है, ये अगर y है, देख सकते हो पीडीएफ में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो x क्योंकि किधर ले लिया हमने, लेफ्ट की तरफ, लाइट रेज किधर जा रही होंगी, इस तरह से, x कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो u की जगह पे -x रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पे, फॉर्मूले में बस एक माइनस साइन का अंतर आएगा जो वहां पे मिला था उससे। वहां पे हमें क्या मिला था, वहां पे आपको मिला था dv इज इक्वल टू -m² du, यहाँ पे हो जाता है m² du। dv जहां पे क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ इमेज, du हो जाता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और m जहां पे क्या है, m है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या जिसे हम कहते हैं v/u, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स में तो सिंपली क्या आ जाता है, m आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, m² आ जाता है।
ठीक है ना, फॉर्मूले हैं याद रखना, ये हम आगे देखेंगे वेलोसिटी। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ट्राई करो जो दिया हुआ है, a convex lens focal length 20 centimeter is at a distance of 5 centimeter from a glass plate of thickness 3 centimeter. Object is 30 centimeter from the lens. Locate the image. सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपली ये लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ग्लास प्लेट, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इसका म्यू दिया है 3/2। ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हमें बताना है इमेज कहां बनेगी। ये मान लो कि क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इमेज की लोकेशन हमें बतानी है। स्लैब का आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। स्लैब के लिए क्या आता था, वो क्या कर देता था, शिफ्ट कर देता था ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज को। शिफ्ट का फॉर्मूला आता था T1 माइनस 1/μ। ट्राई करो, सबसे पहले इमेज की लोकेशन निकाल लो। लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, किसी का डाउट है? बेटा ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है हमेशा। तो ऑब्जेक्ट सबसे लेफ्ट में रखा हुआ है और लेंस पे लाइट गिरानी है, तो ऑब्वियसली लाइट किधर जाएगी, राइट साइड में जाएगी। है 59 सेंटीमीटर कहां से, लेंस से। ठीक है, एक आदमी का आंसर आया है, बाकी जनता। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, तब तक सुरजीत का आंसर है 61। ओके, तो एक ने +1 सेंटीमीटर किया, एक ने -1 सेंटीमीटर किया। क्या बात है। पहले बस v निकाल लेते हैं इसके लिए। तो इस तरफ लाइट जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। 1/f 1/v माइनस 1/u हमारा फॉर्मूला है। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/u, ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव है, -30। यहाँ से 1/v आ जाएगा 1/20 माइनस 1/30, ठीक है ना। v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 60 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, पॉजिटिव आई है, यानी राइट साइड में बनेगी। और यहाँ से कितना दूर इमेज बननी चाहिए थी, 60 सेंटीमीटर आगे इमेज बननी चाहिए थी। इस 5 सेंटीमीटर कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें तो शिफ्ट देखनी है। स्लैब जो शिफ्ट करती है, शिफ्ट का फॉर्मूला है T × 1 - 1/μ। थिकनेस ऑफ स्लैब 3 दी हुई है, 1 - 1/μ ऑफ स्लैब है 3/2, या हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि जहां भी इमेज बनने वाली होगी,
अब वहां नहीं बनेगी बल्कि वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब बस आपको ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर उसकी तरफ शिफ्ट होगी, यानी इस तरफ शिफ्ट होगी या फिर इस तरफ शिफ्ट होगी, हमें ये देखना था सिर्फ। ठीक है ना। तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि स्लैब हमेशा क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। और शिफ्ट हमेशा टुवर्ड्स द स्लैब होती है क्या? नहीं, शिफ्ट हमेशा किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जिस भी डायरेक्शन से इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में कोई भी स्लैब क्या करती है? शिफ्ट करती है। तो क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड में जा रही है, तो जहां इमेज बन रही होगी उससे राइट साइड में ही शिफ्ट होगा कितना? 1 सेंटीमीटर का। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इमेज अब जो फॉर्म हो रही होगी वो हो रही होगी 60 + 1 यानी कि 61 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? हमेशा टुवर्ड्स द स्लैब नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इस स्लैब के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है? वर्चुअल है। अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आधा क्वेश्चन कराया था, एक स्लैब थी और इस तरह से मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट दी थी। तब हमसे पूछा गया था शिफ्ट इधर होगी या इधर होगी, तो आंसर आया था इधर होगी। हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही क्या होती है? शिफ्ट होती है। ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, a small pin size 5 mm is placed along the axis of convex lens। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के ऊपर है। आपको बताना है कि इस तरह से एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, और एक 5 मिलीमीटर की पिन यहाँ पे रखी हुई है। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी। तो जस्ट अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है वो यूज करना है, dB बराबर -m² du। m जहां पे मैग्निफिकेशन हो जाता है v/u। करो जल्दी से। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो u कैसा हो गया? -11। यहाँ से 1/v मिल जाएगा 1/6 - 1/11, यानी कि ये हो गया हमारा कितना? 5/66, या v की वैल्यू आ गई आपको 66/5। ठीक है ना, ये आ चुका है v। अब बस सिंपली पुट कर दो, लेंथ ऑफ इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी? -m² यानी v/u, तो 66/5, और u कितना है आपका? 11, और इंटू du 5 mm है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बेसिकली 6/5 का स्क्वायर इंटू 5 mm, ये आंसर आ जाएगा सिंपली फॉर्मूले में पुट करने से।